स्वागत है सभी का क्लासेज विद जीआर सर के अंदर। आज मैं सेकंड क्लास क्विक क्रिकेट जो सीरीज चल रही है अपनी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इसमें रैंडम कॉन्सेप्ट अपन सभी पढ़ रहे थे जो सीआरई और नोटसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछे गए बेटा, उन सभी को अपन डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। चलिए उसी कड़ी में आज अपनी क्लास नंबर सेकंड कुछ इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड या शेड्यूल से रिलेटेड या वैक्सीन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जितने मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं जो पॉइंट वैक्सीन से रिलेटेड है वो सभी अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए तो बात करते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन क्या है बेटा? सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वैक्सीनेशन करता क्या है। एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो क्या करती है बेटा, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। क्या प्रोवाइड करवाती है अपने को? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी अपने को प्रोवाइड करवाती है। वैक्सीन अलग अलग होती है बेटा। लाइव वैक्सीन, इसको बोला जाता है लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन भी बोला जाता है। एटीन्यूटेड वैक्सीन भी बोला जाता है। क्या कहा मैंने? लाइव वैक्सीन या एटीन्यूटेड वैक्सीन भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, बॉडी में जब भी वैक्सीन देते हो तो या तो उस एंटीजन का कोई पार्ट होता है या वो लाइव एंटीजन होता है या उसका कोई टॉक्सिन होता है, जिससे बॉडी क्या करती है बेटा, अपन ने बॉडी के अंदर वो चीज इंजेक्ट करी तो बॉडी खुद उसके प्रति क्या बनाएगी बेटा, इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडीज बनाती है जो फ्यूचर में अपने इन्फेक्शन से लड़ने के काम आती है। ठीक है, तो ऐसा ही एटीन्यूटेड वैक्सीन, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन के अंदर क्या देखने को मिलता है कि सर इसके अंदर एंटीजन जो भी वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी हो वो होता है, पर उसकी जो डिजीज करने की कैपेसिटी बेटा वो क्या होता है, वायलेंस क्या है उसका, वायलेंस वाली जो प्रॉपर्टीज है वो कम देखने को मिलती है। क्या कम देखने को मिलती है बेटा? डिसेबल वायरुलेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब वो उतने इफेक्टिव तरीके से क्या नहीं कर पाएगा, डिजीज कोज नहीं कर पाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी एक सिंगल डोज ही क्या होती है बेटा, लाइव वैक्सीन की क्या होती है, सिंगल डोज ही क्या होती है, सफिशियंट होती है। लाइव वैक्सीन की क्या होती है, सिंगल डोज ही क्या होती है, सफिशियंट होती है। क्यूलेटिव तरीके से इसको क्यूलेटिव कंडीशंस के अंदर सेपरेट करके उसका वायलेंस एंटीजन का क्या करा जाता है बेटा, वायरस का खत्म करा जाता है। चलिए अब एग्जांपल पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन कौन सी वैक्सीन लाइव वैक्सीन है, तो इसके लिए बेटा ट्रिक होती है। ट्रिक है लाइव वैक्सीन को याद करने के लिए, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। ट्रिक क्या है बेटा? बॉय लव द क्रीम, बॉय लव द क्रीम। ये ट्रिक है लाइव वैक्सीन के लिए याद रखने के लिए कि कौन कौन सी वैक्सीन लाइव है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी वैक्सीन लाइव है या किल्ड है, तो एक चीज याद रह गई, बाकी की याद रह जाती। तो ये लाइव वैक्सीन के लिए ट्रिक है बेटा जी, बॉय लव द क्रीम। बी का मतलब बेटा बीसीजी। ठीक है, बी का मतलब क्या है? बीसीजी। चल, ओ का मतलब है बेटा ओपीवी। ओपीवी भी कौन सी वाली बेटा? सोबिन। ओपीवी कौन सी है? सोबिन वाली। चलिए वाई का मतलब है येलो फीवर। स्ट्रिक में वाई का मतलब क्या है? येलो फीवर। और लव द, लव का मतलब है लाइव से ले सकते हो आप। द टी से क्या आ जाएगा? टाइफॉइड, टाइफॉइड वैक्सीन। ठीक है, सी से क्या है बेटा जी? चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स है। आर से क्या है बेटा? रुबेला, आर से रुबेला है। ठीक है, बात करें आई से क्या है? इन्फ्लुएंजा। एम से क्या है बेटा? मम्स और मीजल्स एंड मीजल्स बेटा। ठीक है, मम्स और मीजल्स हो गया। आई से मतलब बेटा एपिडेमिक टाइफस। ये सभी क्या है? बॉय लव द क्रीम। ये सभी वैक्सीन एक प्रकार की लाइव वैक्सीन है। तो ट्रिक जरूर याद रखिएगा, चांतारे सूरज जो भी है बेटा इसके लगा लीजिएगा। ये ट्रिक से आप एक क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। बात करते हैं दूसरे टाइप की वैक्सीन की। दूसरे टाइप की वैक्सीन की बात करूंगा तो कौन सी है बेटा जी? किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। कौन सी होती है? किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। पूरा डीप में पॉइंट्स नहीं देखेंगे अपन, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही डिस्कस करेंगे बेटा। किल्ड वैक्सीन क्या होती है बेटा? ये क्या है बेटा? हीट, रेडिएशन या ऐसी चीज से उसको क्या किया जाता है, एंटीजन को डैमेज कर दिया जाता है। उसकी जो भी पावर है, वायलेंट है, जो भी वो डिजीज कर सकता है, उस पावर को उस जीव के साथ ही, एंटीजन के साथ ही खत्म कर दिया जाता है। और उसकी जो मत शरीर है उसको यूज लिया जाता है किसके लिए बेटा? जो डेड उसके पार्टिकल्स है उसको यूज लिया जाता है वैक्सीन बनाने के लिए। इसी वैक्सीन को क्या किया जाता है बेटा? किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहा जाता है। जनरली इसकी 3 डोज रिक्वायर्ड होती है बेटा। जनरली 3 डोज रिक्वायर्ड। सर 3 डोज देनी पड़ेगी इसकी इफेक्टिवनेस के लिए। किल्ड वैक्सीन है तो इतनी डोज तो देनी ही पड़ेगी। कितनी बेटा? 3। इसके अंदर बूस्टर डोज का जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो बेटा, बूस्टर डोज वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो वो होता है किल्ड वैक्सीन के लिए। किसके लिए होता है? ध्यान रखना, किल्ड वैक्सीन के लिए ही होता है बूस्टर डोज वाला कॉन्सेप्ट। लाइव वैक्सीन के लिए सिंगल डोज काफी है और इनके लिए कोई भी बूस्टर डोज वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। ट्रिक याद रखने की ट्रिक के लिए मैं बता दूंगा बेटा। इसके अंदर वैसे कौन कौन सी आएगी? आईपीवी, सॉल्क आ गए। ठीक है, आईपीवी कौन सी टाइप वाली बेटा? इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। वो भी किस प्रकार की? सॉल्क ने जिसने बनाई थी, वैज्ञानिक का नाम पे आधारित है ये। ठीक है, और क्या आएगा? हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस हो गया बेटा जी। और पर्टूसिस, हिपेटाइटिस हो गया, पर्टूसिस हो गया और रेबीज हो गया। ठीक है, और बात करें कोलेरा।
ये वैक्सीन क्या है, किल्ड वैक्सीन में आती है। पर अगर आप लाइव वैक्सीन के एग्जांपल्स याद है और टॉक्सोइड के याद है तो बची हुई सारी लगभग क्या हो जाएगी, किल्ड वैक्सीन हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं, थर्ड आता है टॉक्सोइड वैक्सीन। थर्ड कौन सा आता है बेटा, टॉक्सोइड्स वैक्सीन। जो टॉक्सिन्स जो रिलीज करते हैं एंटीजेंस, बैक्टीरिया या वायरस, उन टॉक्सिन्स का यूज लेके बनाई हुई वैक्सीन ही क्या कहलाती है बेटा, टॉक्सोइड वैक्सीन कहलाती है। ठीक है, ये मॉडिफाइड करा जाता है टॉक्सिन्स को, मॉडिफाइड टॉक्सिन्स यूज लिए जाते हैं, इनके अंदर क्या लिए जाते हैं, मॉडिफाइड टॉक्सिन्स यूज लिए जाते हैं। ठीक है, ये यूजुअली किसके अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं, साइटोक्सिड फॉर्मेलिन के अंदर क्या किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। किसके अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं, साइटोक्सिड फॉर्मेलिन की जो प्रिपरेशन है उसके साथ प्रिपेयर करी जाती है ये टॉक्सोइड और वैक्सीन बनाई जाती है। चलिए बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा। ठीक है, कौन कौन से एग्जांपल है टॉक्सोइड वैक्सीन के। टॉक्सोइड में क्या आता है, टिटनेस आता है बेटा, टिटनेस आता है अपना टॉक्सोइड के अंदर, और क्या आएगा, डिप्थीरिया आएगा, डिप्थीरिया टॉक्सोइड। ये वैक्सीन टॉक्सोइड का यूज लेके बनाई जाती है, जिनका एग्जांपल जो मैंने अभी बताया। चलिए बात करते हैं अदर वैक्सीन की। वैक्सीन को जनरली अगर पूछा जाए कि कितने टेम्परेचर पे रखा जाता है वैक्सीन को, तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखता है। अब कितने वैक्सीन को फ्रीज करना है, किनको नहीं करना है, आगे भी देखेंगे, पॉइंट्स के साथ भी आएगा और अलग से भी अपन देखेंगे। तो टेम्परेचर जनरली देखा जाए तो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, किसको छोड़ के, ओपीवी को छोड़ के बेटा, किसको छोड़ के, ओपीवी को छोड़ के, जो कि कितने पे, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखी जाती है। ओपीवी को छोड़ के बाकी का लगभग टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री क्या होता है बेटा, सेंटीग्रेड होता है। चलिए अब इनमें से कौन कौन सी फ्रीज करनी है नहीं करनी है वो आगे अपन देखेंगे। सबसे पहली वैक्सीन के बारे में अपन डिस्कस करें, शेड्यूल के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी शेड्यूल भी देखेंगे अभी अपन। ठीक है, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं बीसीजी के बारे में। बीसीजी की फुल फॉर्म डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है, क्या है बेटा, बैसिलस कालमेट, बैसिलस कालमेट गोरिन। ये इसकी क्या है बेटा, फुल फॉर्म है किसकी, बीसीजी वैक्सीन की। ठीक है, ये कैसी वैक्सीन है बेटा, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है बेटा, लाइव वैक्सीन अभी बताया था मैंने एग्जांपल के साथ। ठीक है, बात करें इसका स्टोरेज टेम्परेचर, स्टोरेज टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया। कितना रखा गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसका स्टोरेज टेम्परेचर रखा गया। बात करी जाए कि ये डायल्यूट किसमें करी जाती है वैक्सीन, पाउडर फॉर्म में आती है, किसमें आती है, पाउडर फॉर्म में आती है। डायल्यूट किसमें की जाएगी तो बेटा नॉर्मल सेलाइन के अंदर क्या की जाती है, डायल्यूट की जाती है। किसके अंदर डायल्यूट की जाती है, नॉर्मल सेलाइन के अंदर इसका डायल्यूशन होता है। रूट कौन सा है सर, इंट्राडर्मली ये दी जाती है। डोज की बात करो, रूट क्या हो गया, इंट्राडर्मली, और वो भी कहाँ पे, लेफ्ट अपर आर्म पे दी जाती है। कहाँ पे दी जाती है, लेफ्ट अपर आर्म पे दी जाती है। चलिए सेकंड बात करते हैं डोज की। डोज बेटा दो प्रकार से होगी, न्यू बोर्न में, न्यू बोर्न यानी एट बर्थ पे कितनी दी जाती है, और इन्फेंट में कितनी दी जाती है। न्यू बोर्न और इन्फेंट की अलग अलग डोजेज होगी। इन्फेंट के बारे में पूछे या 1 मंथ पे पूछे, ठीक है, तो एक ही बात है, और एट बर्थ पूछे या पूछे बेटा न्यू बोर्न, बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए सारा काम करा गया दोस्तों। पर आपको ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि कब कौन सी कंडीशन में कितनी डोज दी जाएगी। देखो अगर बात करें नियोनेट की तो दिया जाता है, नियोनेट की अगर इन्फेंट में बात करें तो दी जाएगी बेटा 0.1 ml। इन्फेंट में कितनी दी जाएगी 0.1 ml, और न्यू बोर्न में दी जाएगी 0.5 ml। ये एट बर्थ वाली डोज हो गई, और ये डोज होगी बेटा इन्फेंट वाली डोज। चलिए ये बात क्लियर है। अब पूछ लेता है क्वेश्चन की जो इस वैक्सीन को देने के बाद जो रिएक्शन होती है, इस वैक्सीन को देने के बाद जैसे इस साइड पे दी मैंने, इसके बाद जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन कितने टाइम में होती है और क्या उसकी ड्यूरेशन है बेटा। तो जो स्कार बनेगा रिएक्शन की वजह से जो स्कार बनेगा वो कब तक बनता है, तो बेटा वो 2 to 3 वीक, कितने वीक लगाता है, 2 से 3 वीक लगाता है वो स्कार फॉर्मेशन के अंदर, या पैप्यूल फॉर्मेशन, सॉरी पैप्यूल फॉर्मेशन के लिए लगाता है 2 से 3 वीक, और स्कार फॉर्मेशन के लिए लगाता है कितना टाइम। स्कार के लिए जो स्कार लेफ्ट रह जाएगा, जो स्कार लेफ्ट रहेगा वो रहता है बेटा 12 वीक में। दोबारा से सुनना, थोड़ा सा पहले मैंने रॉन्गली बोल दिया था, क्या है 2 to 3 वीक तो पैप्यूल फॉर्मेशन में लगते हैं, स्कार लेफ्ट कब हो जाएगा 12 वीक पे वो स्कार लेफ्ट करेगी। कौन बेटा, बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वैक्सीन मीजल्स की बारे में। मीजल्स के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। मीजल्स की बात करें तो ये भी लाइव वैक्सीन है। दूसरा स्टोरेज टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, कब दी जाती है, फर्स्ट डोज कब दी जाती है, फर्स्ट डोज दी जाती है बेटा जी 9 मंथ। कब दी जाएगी, फर्स्ट डोज दी जाएगी 9 मंथ के ऊपर। दूसरी बात करें डोज कितनी होगी, सर डोज की बात करूं तो 0.5 ml दी जाती है, और रूट कौन सा होता है, सब क्यूटेनियस रूट से दी जाती है। कौन से रूट से दी जाती है, सब क्यूटेनियस रूट से दी जाएगी। 0.5 ml इसकी डोज होती है। ठीक है, रिएक्शन क्या देखने को मिल सकती है, अगर इसमें रिएक्शन हो कोई तो क्या देखने को मिल सकते हैं बेटा, रेसेस और फीवर देखने को मिलेगा। चलिए इतनी सी जानकारी मीजल्स के बारे में होनी चाहिए। इसके बाद ओपीवी की बात करते हैं, ओपीवी और आईपीवी की बात आगे करेंगे, वैसे साथ में देखेंगे दोनों को। अब देख लेते हैं अपन शेड्यूल, शेड्यूल के अकॉर्डिंग कैसे क्या इम्यूनाइजेशन चलता है, तो शेड्यूल के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो अगर बात करूं मैं कि वुमन के अंदर, एक वुमन के अंदर जो वैक्सीनेशन है कैसे किया जाएगा, कौन सी वुमन बेटा, प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट वुमन के अंदर कैसे वैक्सीन किया जाता है, वैक्सीनेशन क्या किया जाता है। तो देखो प्रेगनेंसी के अंदर पूछे सबसे सेफ वैक्सीन कौन सी है प्रेगनेंसी के अंदर, तो बेटा टीटी, टिटेनस वैक्सीन, टिटेनस वैक्सीन प्रेगनेंसी के अंदर सबसे सेफ क्या है वैक्सीन। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से बन सकता है। नेक्स्ट बात करूं मैं कि कब कब दी जाती है प्रेगनेंसी के अंदर टिटेनस वैक्सीन, तो देखो TT1, TT2 और TT बूस्टर,
कि 3 प्रकार की डोज दी जाती है। TT1 की बात करूं, ठीक है, तो अर्ली प्रेगनेंसी में दी जाती है। कब दी जाती है? अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर दी जाती है TT1। और TT2 दी जाती है बेटा इसके आफ्टर 4 वीक, आफ्टर TT1 ये डोज दी जाती है। आफ्टर 4 वीक कितनी दी जाएगी? TT2 दी जाएगी अपने को TT1 के 4 वीक बाद। अगर TT बूस्टर की बात करें तो TT बूस्टर ये है बेटा, अगर सेकंड प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, ये सेकंड प्रेगनेंसी, ये विद इन क्या हो गई है बेटा जी? विद इन क्या हो गई है? 3 ईयर हो गई। कितने दिन हो गए? विद इन 3 ईयर के टाइम के अंदर हो गई है। सेकंड प्रेगनेंसी जो TT लगा था, TT जो लास्ट TT है उसके 3 साल के अंदर ऐसा देखने को मिल रहा है विद इन 3 ईयर, तो केवल TT बूस्टर ही देंगे। फिर उस प्रेगनेंसी में क्या देंगे? केवल TT बूस्टर ही देंगे। अगर 3 साल से ज्यादा टाइम हो गया, मोर देन हो गया है 3 ईयर, तो फिर अपने को पूरा शेड्यूल दोबारा से देना पड़ेगा। पूरा शेड्यूल क्या करना पड़ेगा? दोबारा से देना। TT1 अर्ली प्रेगनेंसी, TT2 4 वीक आफ्टर TT1, ठीक है। इसके बाद TT बूस्टर कब? सर अगर 3 साल के अंदर प्रेगनेंसी दोबारा हो गई है तो केवल TT बूस्टर देंगे। अगर 3 साल से ज्यादा हो गया है तो पूरा शेड्यूल दोबारा से TT1 TT2 दोनों लगेगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके बाद इन्फेंट के अंदर बात करूँ मैं। इन्फेंट के अंदर बात कर रहा हूँ इम्यूनाइजेशन की बेटा, ठीक है। तो इन्फेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? एट बर्थ वाली, एट बर्थ से स्टार्ट करते बेटा। एट बर्थ पे सबसे पहली वैक्सीन है बेटा BCG, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एट बर्थ पे क्या दी जाएगी? BCG दी जाएगी, ठीक है। और BCG कब तक दे सकते हैं? टिल 1 ईयर, 1 साल तक अपन BCG को दे सकते हैं। BCG कब तक दे सकते हैं बेटा? 1 साल तक अपन दे सकते हैं। लेफ्ट अपर आर्म ID इंट्राडर्मल देनी है, ठीक है। ID देंगे, लेफ्ट अपर आर्म में देंगे, ठीक है। डोज कितनी होगी? डोज अभी अभी अपन ने डिस्कस कर ली थी तो उसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरी बात करें हिपेटाइटिस बी, सेकंड है बेटा जी हिपेटाइटिस बी। इसको बेटा यूनिवर्सल वर्सल वैक्सीन भी बोला गया। इसको क्या बोला गया? यूनिवर्सल वैक्सीन भी बोला गया। ये आया था क्वेश्चन नोट सीट 2022 में, और वहां पे इसका आंसर यूनिवर्सल वैक्सीन पूछा गया था और आंसर गया था क्या? इसका गया था हिपेटाइटिस बी, आंसर गया। अब हिपेटाइटिस बी की बात करूं, ये दी जाएगी बेटा जी 8 बर्थ और विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर अपने को देनी। डोज की बात करूं, डोज कितनी है इसकी? डोज याद रखना बेटा जी 0.5 ml डोज। कितनी डोज है? 0.5 ml। रूट की बात करी जाए बेटा जी, रूट कितना होगा? रूट कौन सा होगा? रूट होगा बेटा जी इसका, हेपेटाइटिस बी का रूट होगा इंट्रामस्कुलर IM। और साइट की बात करूं तो बेटा एंटेरोलेटरल साइट, एंटेरोलेटरल साइट कौन सी होगी? एंटेरोलेटरल साइट होगी मिड थाई, मिड थाई पे एंटेरोलेटरल साइट देखने को मिलेगी। किसके लिए बेटा? हेपेटाइटिस बी के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं अपन हेपेटाइटिस बी के बारे में अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी OPV जीरो डोज। OPV के बारे में बात करते हैं। जीरो डोज दी जाती है बेटा जी एट बर्थ। और जैसा कि आपको पता है रूट क्या होगा? रूट होगा सर ओरल रूट से दी जाएगी। कौन से रूट से दी जाएगी? ओरल रूट से दी जाती है। और कितने ड्रॉप दी जाएगी बेटा? कितने ड्रॉप? 2 ड्रॉप्स ओरली दी जाएगी ओपी एट बर्थ। और अगर पूछा जाए कि सर कितने दिनों के अंदर, 15 डेज के अंदर अंदर इसको एट बर्थ वाली डोज माना जाएगा। जो जीरो डोज है वो 15 डेज के अंदर अंदर देनी है आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन OPV की ही। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डोज कब कब देनी? रूट सेम रहेगा, केवल अपन डोज की बात कर रहे हैं कि कब कब डोज ये देनी है अपने को अलग से, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट डोज 6 वीक पे, 6, 10 और 14। तो 1 2 3 से याद रखना, 16 और 14 वीक पे आपको देनी है वही 2 ड्रॉप देनी। कितनी देंगे? 2 ड्रॉप्स अपन देंगे OPV की डोज, जीरो डोज एट बर्थ या 15 डेज के भीतर भीतर 1 2 3 16 14 पे देनी। चलिए इसके बाद बात करते हैं अपन DPT, ठीक है। DPT कब कब देनी है? DPT की बात करें तो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आगे आएगा, उसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। DPT की बात करते हैं तो 1 2 3 डोज, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज, ये भी अपने को 6 10 और 14 वीक पे देनी होती है। कितने पे देनी होती है? 6 10 और 14 वीक पे देनी होती है। और डोज की बात करूँ तो डोज होगी बेटा जी 0.5 ml। कितनी डोज होगी? 0.5 ml। रूट की बात करी जाए तो रूट होता है बेटा इसके लिए IM रूट और एंटेरोलेटरल साइट ऑफ मिड थाई, वही सेम पोजीशन रहेगी किसके लिए? DPT के लिए भी। चलिए अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी। कभी कभी हेपेटाइटिस बी इसी के साथ हिप में आ जाता है, हिप जो वैक्सीन है उसके साथ हेपेटाइटिस आ जाता है। अगर नहीं आए तो हेपेटाइटिस के अलग से पूछे नेक्स्ट डोज। तो हेपेटाइटिस की डोज 1 2 और 3 कब कब दी जाएगी? डोज 1 2 3 हेपेटाइटिस की दी जाएगी बेटा 6 10 और 14 वीक पे। सेम है, कब कब दी जाएगी? 6 10 और 14 वीक पे दी जाएगी हेपेटाइटिस बी की तीनों डोज। डोज कितनी होगी? 0.5 ml। रूट क्या होगा बेटा जी? IM। और कहाँ पे? एंटेरोलेटरल थाई पे दी जाएगी। अब बात करते हैं मीजल्स की बेटा। मीजल्स की बात करूं मैं तो मीजल्स की डोज अपन ने पहले भी देखी थी। कब देनी होगी बेटा? 9th मंथ पे। फर्स्ट डोज कब देनी होगी? 9 मंथ के ऊपर अपन देंगे फर्स्ट डोज किसकी? मीजल्स की। चलिए बात करते हैं कितना देना है 9 मंथ पे। 9 मंथ से लेके अगर रेंज पूछे तो 9 to 12 मंथ्स के बीच में आप इसको दे सकते हो। कब दे सकते हो? 9 to 12 मंथ के बीच में आप मीजल्स की डोज दे सकते हो। कितनी देनी है? 0.5 ml देनी है। और कैसे देनी है 0.5 ml? सबक्यूट देनी है, सबक्यूटेनियस रूट से देनी है, ठीक है। साइड क्या होगी? साइड क्या होनी चाहिए? साइड की बात करें तो राइट अपर, साइड कहाँ होगी बेटा जी? राइट अपर आर्म पे आपको
देनी है कौन सी डोज इसकी बता सॉरी मीजल्स वैक्सीन की डोज देनी है आपको राइट अपन। चलिए मीजल्स की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं विटामिन ए की। चलिए बेटा विटामिन ए की बात करें जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बहुत से प्रोपाइलिसिस वाली डोजेस है वो भी डिस्कस करेंगे अपन रेंडमली। चलिए बात करते हैं विटामिन ए देनी होती है मीजल्स के साथ, मीजल्स के साथ देनी होती है अपने को विटामिन ए। ठीक है, किस पे देंगे एट 9 मंथ पे देंगे फर्स्ट डोज। कब देंगे फर्स्ट डोज देंगे 9 मंथ। ठीक है, कितनी दी जाती है बेटा 1 लाख यूनिट दी जाती है। कितनी यूनिट दी जाएगी 1 लाख यूनिट दी जाएगी। ठीक है, कैसे दी जाती है सर ओरली दी जाएगी, मीजल्स के साथ दी जाएगी विटामिन ए की फर्स्ट डोज। ठीक है, और ओरली रूट से दी जाएगी। बाकी की जो सेकेंड टू 9 डोज है टोटल 9 डोज दी जाती है, टोटल 9 डोज दी जाएगी 6 मंथ के गेप पे। 6 मंथ का क्या होगा बेटा गेप होगा। ठीक है, और कब तक दी जाएगी 5 साल तक दी जाएगी, 5 ईयर तक दी जाएगी ये डोजेस। ठीक है, तो बाकी की डोजेस कितनी दी जाएगी सेकंड डोज दी जाएगी बेटा 2 लाख यूनिट दी जाएगी। ठीक है, टोटल कितनी डोज होगी बेटा, टोटल कितनी डोज होगी बात करें तो 9 डोज होगी। टोटल 9 डोज दिया आपने, तो 9 डोज में कितना अमाउंट टोटल दे दिया आपने विटामिन, तो आप काउंट करोगे तो बेटा 17 लाख यूनिट टोटल आएगा। कितना आएगा 17 लाख यूनिट। देखो बाकी की 8 में सब में एक को निकाल दे तो 8 बच गई, 8 में 2 लाख यूनिट जा रहा है तो 16 ही हो गया, और एक शुरू में जो आपने दिया था फर्स्ट डोज में वो हो गया। तो टोटल कितना हो गया बेटा जी 19 लाख क्या देखने को, सॉरी 17 लाख क्या देखने को मिलेगा विटामिन ए की डोज आपने दे चुके हो। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें। ठीक है, इसके बाद वैसे अगर मंथ में पूछे तो आप 16 मंथ से स्टार्ट कर सकते हो, 16 मंथ से लेके एवरी 6 मंथ पे, एवरी 6 मंथ पे दे सकते हो डोज, और कब तक देनी है 5 साल तक। चलिए इसके बाद कुछ बूस्टर डोज है उनकी बात कर ले जो भी एग्जाम में पूछ सकती है। अगर बात करें बेटा डीपीटी बूस्टर, सर डीपीटी बूस्टर कब दिया जाएगा, मैंने बताया था बूस्टर डोज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलता है किसके अंदर बेटा जी किल्ड वैक्सीन के अंदर। किसमें देखने को मिलता है किल्ड वैक्सीन टॉक्सिन के अंदर देखने को मिले। डीपीटी बूस्टर दिया जाता है बेटा जी 16 टू 24 मंथ्स पे। डीपीटी बूस्टर कब दिया जाएगा 16 टू 24 मंथ्स पे। मीजल्स टू M2 बोले तो कब दिया जाएगा, M2 दिया जाता है वही 16 टू 24 मंथ। अब बात करें ओपीवी बूस्टर की, ओपीवी बूस्टर की बात करें बेटा ओपीवी बूस्टर कब दिया जाएगा वही 16 टू 24 मंथ पे दिया जाएगा। और जापानीज एनसेफेलाइटिस की भी बात करें तो ये भी 16 टू 24 पे दिया जाएगा जापानीज एनसेफेलाइटिस। एक होती है पीसीवी वैक्सीन। ठीक है, पीसीवी दी जाती है बेटा 6 और 14 वीक पे। न्यूमोकोकल वैक्सीन दी जाती है 6 और 14 वीक पे। आईएम दी जाती है, इसकी भी डोज क्या होती है बेटा, इसकी भी डोज होती है 0.5 ml। तो ये हो गई पीसीवी की बात। चलिए इसके बाद बात करते हैं डीपीटी बूस्टर कब दी जाएगी। डीपीटी बूस्टर की सेकंड डोज, पहली डोज ये हो गई, और इसकी सेकंड डोज कब दी जाती है, ये दी जाती है 5 से 6 साल पे। ठीक है, 5 के बाद नहीं दी जाती है डीपीटी वैक्सीन, 5 के बाद नहीं दी जाती है, 5 से 6 साल पे ये सेकंड डोज की बूस्टर की दी जाती है। ये कुछ शेड्यूल के अकॉर्डिंग बूस्टर डोजेस और नॉर्मल डोजेस मैंने आपको बताई। ठीक है, तो बात करें अगर आगे देखिए कुछ और अलग से पॉइंट जो इम्यूनाइजेशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो रोटा वायरस है, एक रोटा वायरस रह गया बेटा, रोटा वायरस। ठीक है, इसकी भी 5 ड्रॉप्स दी जाती है। और कब दी जाती है रोटा वायरस की 5 डोज, सर 6 टू 6 10 और 14 पे दी जाएगी, 14 वीक पे दी जाएगी। ओरली रूट से दिया जाता है रोटा वायरस भी, किससे दिया जाता है ओरली रूट से दिया जाएगा रोटा वायरस। चलिए रोटा वायरस की बात हो गई। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं अपन हीट सेंसिटिव वैक्सीन की बात करते हैं। कौन कौन सी वैक्सीन हीट सेंसिटिव होती है। चलिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हीट सेंसिटिव वैक्सीन। तो हीट सेंसिटिव वैक्सीन की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव होती है बेटा बीसीजी। अगर बीसीजी की बात करूं कौन सी बेटा आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर प्रिपरेशन। ठीक है, अगर आपने प्रिपेयर कर ली है बीसीजी वैक्सीन डाइल्यूट कर लिया उसके बाद सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव बीसीजी होती है। अगर बीसीजी नहीं दे रखा है तो क्या आएगा बेटा जी ओपीवी। जो लाइव वैक्सीन है वो क्या होती है उसके बाद सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव से मतलब है गर्मी के संपर्क में आने से, ज्यादा आसपास अगर गर्मी देखने को मिलेगी तो हीट या गर्मी के संपर्क में आने से वो अपना जो नेचर है वैक्सीन का जो इंपोर्टेंस है वो खो देगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन होगी बीसीजी फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे होगी बेटा ओपीवी। ठीक है, और बात करते हैं इसके बाद थर्ड नंबर पे आती है बेटा एमएमआर। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या आ गई एमएमआर आ गई। चलो आगे बात करें तो डीपीटी और येलो फीवर ये लास्ट में आ जाए। तो सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी हुई बीसीजी, उसके बाद मीजल्स जो लाइव वाली, सॉरी इसके बाद ओपीवी और फिर मीजल्स आएगी। तो फर्स्ट पे बीसीजी, सेकंड पे ओपीवी, थर्ड पे एमएमआर और फोर्थ पे डीपीटी। ये क्या होगी बेटा हीट सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है अपने को वैक्सीन की सीरीज, किस किस कंडीशन में कौन कौन सी सबसे ज्यादा सेंसिटिव। अब बात करूंगी लिस्ट हीट सेंसिटिव की बात करें सबसे कम हीट सेंसिटिव कौन सी होगी। देखो बेटा जिनके भी पीछे टी आ रहा है, जिनके भी अंदर टी आ रहा है वो क्या होती है लिस्ट हीट सेंसिटिव होती है। मतलब उनका हीट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हीट में भी ज्यादा टेम्परेचर पे भी वो रह सकती है। क्या रह सकती है ज्यादा टेम्परेचर पे भी रह सकती है। जैसे कि डीपीटी क्या हो गया, डीपीटी हो गया, टीटी हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। ये क्या है बेटा जी लिस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। तो मोस्ट हीट सेंसिटिव कौन सी होगी ये वाली, और लिस्ट कौन सी होगी ये वाली। जो मैंने टी आ रही है वो लिस्ट में ही आएगी। चलिए बात करते हैं कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन।
नेक्स्ट बात करूं मैं कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन। नेक्स्ट बात करेंगे अपन किसकी, कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन की। कोल्ड सेंसिटिव में सबसे ज्यादा आएगी बेटा जो जिनको ज्यादा ठंड में रखने से क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, कोल्ड से सेंसिटिव क्या आएगी बेटा, आईपीवी। ठीक है, आईपीवी वैक्सीन आ गई, रोटा वायरस आ गई। सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव होगी वो होगी आईपीवी, फिर रोटा वायरस, और अगर बात करी जाए तो हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी होगी, डीपीटी होगी, और सबसे मोस्ट पूछेगी सबसे ज्यादा कौन होगी, तो याद रखना बेटा टिटनेस। सबसे ज्यादा कोल्ड सेंसिटिव, सबसे ज्यादा कोल्ड सेंसिटिव कौन सी होगी, टिटनेस होगी। इसको सबसे बाहर रखा जाता है डीप फ्रीजर में, ऊपर की तरफ रखा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या है बेटा, कोल्ड सेंसिटिव। अगर बात करी जाए फ्रीज ड्राइड वैक्सीन कौन सी होती है, ये पूछ ले एग्जाम में, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। ठीक है, यानी मतलब जो पहले से ड्राई वैक्सीन है जो फ्रीज में रख सकते हैं, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। तो बात करें बेटा बीसीजी, बीसीजी एक प्रकार की प्रिपरेशन से पहले क्या है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है। ठीक है, कुछ वैक्सीन होती है अलाउ टू फ्रोजन, अलाउ टू फ्रोजन, कि उनको जमा किया जा सकता है या फ्रीज किया जा सकता है। कौन कौन सी है बेटा, सबसे फर्स्ट पे आंसर देना है ओपीवी के लिए। कि सर ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिनको अलाउ है फ्रोजन फ्रीज किया जा सकता है, बहुत कम टेम्परेचर पे रखा जा सकता है, तो ओपीवी। और सेकंड ऑप्शन जाएगा बेटा मीजल्स, क्या जाएगा, सेकंड ऑप्शन जाएगा मीजल्स। मीजल्स क्या है, सेकंड नंबर पे आएगी अलाउ टू फ्रोजन वैक्सीन के अंदर बात करी जाए। चलिए इसके बाद बात करें अरेंजमेंट। अगर फ्रीजर में आईएलआर आइस लाइन रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर मेरे अपन इस वैक्सीन को अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, अपने को सबसे ऊपर रखना है, अप टू डाउन जो है अपन, ये सीरीज भी पूछ सकता है कि कैसे अरेंज करेंगे। जो फ्रीजर होता है उसके अंदर आईएलआर के अंदर जो सीएससी पीएससी के ऊपर पाया जाए डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, ठीक है, सब सेंटर्स वगैरह पे जो वैक्सीन आती है वो जो मेन स्टोर होता है जिला पे, वहां से जो आती है उनमें कैसे स्टोर किया जाता है, तो आइसलाइन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, आईएलआर का मतलब हो गया। इसमें क्या होता है, ये पीएससी और डिस्ट्रिक्ट पे यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज किया जाएगा, पीएससी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूज किया जाता है आईएलआर। इतनी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। ठीक है, इसके बाद सबसे ऊपर डीपीटी, टी सीरीज वाली वैक्सीन, कौन सी, टी सीरीज वाली वैक्सीन को सबसे ऊपर रखा जाता है। किनको रखा जाएगा सबसे ऊपर, सर टी सीरीज वाली वैक्सीन को सबसे ऊपर रखा जाता है। और बॉटम में बात करें तो ओपीवी, सबसे नीचे ओपीवी आएगी, सबसे ऊपर डीपीटी। चलो ओपीवी के बाद मीजल्स, ठीक है, ओपीवी के बाद बीसीजी, अगर प्रिपेयर है तो बीसीजी, बीसीजी के बाद मीजल्स, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे रोटा वायरस। ठीक है, और क्या आ जाएगा फिर टीटी डीपीटी, ये सारी चीजें आ जाएगी। ठीक, और डीप फ्रीजर होता है जो पीएससी सीएससी लेवल पे होता है। डीप फ्रीजर का टेम्परेचर पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्या पूछ सकता है सर, डीप फ्रीजर कहाँ यूज लिए जाते हैं। डीप फ्रीजर यूज लिए जाते हैं बेटा पीएचसी और सीएससी के लेवल पे, पीएससी सीएससी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी यूज लिए जाते हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर रखा जाता है -15 डिग्री सेंटीग्रेड टू -25 डिग्री सेंटीग्रेड, इनका टेम्परेचर रखा जाता है। तो डीप फ्रीजर पीएससी सीएससी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पाए जाते हैं, और इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है बेटा वो क्या रखा जाता है, -15 डिग्री से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड इनका स्टोरेज टेम्परेचर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। इसके बाद बात करें अपन ओपन वाइल पॉलिसी की। ओपन वाइल पॉलिसी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओपन वाइल पॉलिसी बेटा, ठीक है जी, ओपन वाइल पॉलिसी। ओपन वाइल पॉलिसी क्या है, अगर किसी वैक्सीन को एक बार ओपन कर दिया गया है, रीयूज ऑफ वैक्सीन है बेटा ये। ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर देखा जाता है कि अगर एक बार वैक्सीन ओपन हो गई है तो उसके बाद वो 4 वीक तक रीयूज की जा सकती है। जो वैक्सीन ओपन वाइल पॉलिसी के अंतर्गत आती है उनको एक बार ओपन करने के बाद आप 4 वीक तक क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। ठीक है, रीयूज का मतलब वन टाइम ओपन हो गई 28 डेज तक, अगर डेज में देखें तो 28 डेज तक आप उसको क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। किस किस वैक्सीन के ऊपर ये एप्लीकेबल है बेटा जी, इसकी बात करूं, एप्लीकेबल ऑन किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, तो जैसे कि डीपीटी, टीटी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, ठीक, हेपेटाइटिस बी के ऊपर है। और बात करा जाए ओपीवी के ऊपर है, पीसीवी के ऊपर है, और रोटा वायरस के ऊपर है। ठीक है, और आईपीवी के ऊपर, आईपीवी को आगे डिस्कस करेंगे। इन सभी के ऊपर ये ओपन वायरल पॉलिसी एप्लीकेबल है। ठीक है, किसके ऊपर नहीं एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल, सर इनके ऊपर ये पॉलिसी नहीं लगेगी कि एक बार वायल ओपन हो गई तो आप जिस टाइम ओपन हुई है उसी टाइम यूज लोगे, बाद में 4 वीक वाला कोई फंडा काम नहीं करेगा। यहाँ किस पे नहीं होती बेटा, मीजल्स में, मीजल्स के ऊपर नहीं होगी। ठीक है, और सॉरी बेटा यहाँ रोटा वायरस नहीं आएगा, रोटा वायरस नहीं आएगा, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट आएगा। यहाँ रोटा वायरस नहीं आएगा, रोटा वायरस यहाँ आएगा, नोट एप्लीकेबल पे आएगा रोटा वायरस। ठीक है, रोटा वायरस पे भी नहीं एप्लीकेबल होती है, पेंटावेलेंट एप्लीकेबल में चला गया। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन था, रोटा वायरस पे नहीं होगी। और बीसीजी पे नहीं देखने को मिलेगी, जेपनाइज एंसेफेलाइटिस पे भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर इन वायरस को आपने एक बार ओपन कर लिया, वंस ओपन देन यूज विद इन 4 आवर्स, फिर इनको 4 घंटे के अंदर आपको यूज करना ही करना है। तो ओपन वाइल पॉलिसी क्या है सर, ऐसी पॉलिसी है जिसमें क्या करना है, एक बार वाइल ओपन हो गई तो उसको 4 वीक तक अपन यूज कर सकते हैं, 28 डेज तक। इसके ऊपर एप्लीकेबल होती है डीपीटी, डीटी, हेपेटाइटिस बी, ओपीवी, पीसीवी और पेंटावेलेंट। इसके ऊपर नहीं होती है।
ठीक है, किसके ऊपर नहीं होती है बेटा जी, ये एप्लीकेबल नहीं होती है मीजल्स, रोटावायरस, बीसीजी और जापानीज एनसेफेलाइटिस के ऊपर ये लागू नहीं होती है। ठीक है, बीसीजी वैक्सीन के लिए स्टैंडर्ड टाइम है 4 घंटे के अंदर, फिर आपको यूज लेना है। 4 से 6 घंटे भी दे रखा है कई जगह, पर आपको 4 घंटे के अंदर अंदर इसको यूज लेना है। ये होगी बेटा जी ओपन वाइल पॉलिसी। अब पूछता है वैक्सीन कैरियर के अंदर जो होता है बेटा वैक्सीन कैरियर, ये डीएसएसबी में आया था क्वेश्चन, वैक्सीन कैरियर के अंदर कितनी वायल्स कैरी कर सकते हो आप, कितनी वायल कैरी कर सकते हो पीएससी सीएससी। चलिए बात करें, कितने आइसपेक देखने को मिलते हैं, एक वैक्सीन कैरियर के अंदर 4 आइसपेक होते हैं बेटा। ठीक है, और आप 16 to 20 वायल ऑफ वैक्सीन क्या कर सकते हो, कैरी कर सकते हो एक वैक्सीन कैरियर के अंदर। ठीक है, क्या कर सकते हो, 16 to 20 वायल वैक्सीन की कैरी कर। अगर किसी वैक्सीन के अंदर बेटा एक होता है सेक टेस्ट, वैक्सीन के लिए क्या किया जाता है, सेक टेस्ट किया जाता है, सेक टेस्ट किया जाता है। अगर इस टेस्ट के अंदर सेक करने के बाद वैक्सीन को क्या देखने को मिल रहा है, उसके अंदर फ्लोक्यूल्स देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, फ्लोक्यूल्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, फ्लोक्यूल्स देखने को मिल रहा है आफ्टर सेकिंग। तो ऐसी कंडीशन बता रही है कि वैक्सीन क्या हो चुकी है बेटा जी, वैक्सीन खराब हो चुकी है। ठीक है, वैक्सीन खराब हो चुकी है, उसको क्या करना है आपको, डिस्कार्ड करना। ऐसी कंडीशन में क्या कर देंगे, वैक्सीन को खराब। क्या देखने को मिल रहा है, फ्लोक्यूलेशन देखने को मिल रहा है, या फ्लोक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं आफ्टर सेक। वाइल को सेक किया, उसके बाद उसके अंदर छोटे छोटे फ्लोक्यूल्स या कुछ क्रिस्टल्स देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वाइल खराब हो चुकी है, उसको डिस्कार्ड करना। क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए रिलेटेड टू वैक्सीन, बाकी और बात करते हैं। चलो, डीपीटी के अंदर चेंज हुआ है आफ्टर, जो डीपीटी वैक्सीन थी बेटा उसके अंदर कुछ चेंजेस है, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। डीपीटी वैक्सीन में क्या है, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद। ठीक है, इसके अंदर से क्या है, पर्टोसिस है बेटा, और जो पर्टोसिस क्या होती है बेटा, 2 साल के अंदर अंदर ही दी जाती है। जो पर्टोसिस वैक्सीन है वो 2 साल तक ही एप्लीकेबल है, क्योंकि बच्चों में पर्टोसिस 2 साल तक ही देखने को मिलता है। आफ्टर पर्टोसिस फिर डीटी ही चलेगी, वैक्सीन कौन सी चलेगी, डीटी चलेगी। आफ्टर 2 ईयर कौन सी दी जाएगी, डीटी दी जाएगी। डिप्थीरिया और टिटनेस ही दिया जाएगा, पर्टोसिस नहीं दिया जाएगा। पर्टोसिस केवल 2 साल तक ही बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, कुछ कोलेरा की वैक्सीन है, कोलेरा की वैक्सीन है जिनके नाम आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या क्या नाम है, ड्यूकेरोल, ड्यूकेरोल ये कोलेरा की वैक्सीन का नाम है। ठीक है, सेनकॉल ये भी कोलेरा की वैक्सीन का नाम है, अगर देखने को मिले ऑप्शन में तो आप। और इव्यूकोल, ये सभी किसके नाम है, कोलेरा की वैक्सीन के नाम है बेटा जी, कोलेरा वैक्सीन के नाम। ठीक है, एचआईवी वाले पेशेंट और प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी लाइव वैक्सीन अपने को नहीं देना, लाइव वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं देना है। किसको बेटा, प्रेग्नेंट और एचआईवी वाले पेशेंट को कभी भी अपने को लाइव वैक्सीन नहीं देना। अब बात करते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, बीसीजी डिस्कार्ड करनी है 6 आवर, 4 to 6 आवर। देखो रेंज बताई थी मैंने 4 to 6 आवर, रेंज क्या बताई थी बेटा जी। अगर एक बार वाइल ओपन हुई है, अगर बीसीजी की बात करें तो एग्जैक्ट पूछे तो बेटा 4 आवर्स के बाद क्या कर देना, डिस्कार्ड। और मीडल्स की बात पूछे एग्जैक्ट तो 6 आवर्स के बाद क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर एग्जैक्ट पूछ रहा है तो ये, अगर रेंज पूछ रहा है ओपन वाइल पॉलिसी के लिए जो एप्लीकेबल नहीं है जिनके ऊपर, उनके लिए 4 से 6 घंटे क्या जाएगा, आंसर जाएगा। ठीक है, इसके बाद एमएमआर और आईपीवी जो वैक्सीन है बेटा वो करती है बेटा एंटीबायोटिक्स कंटेन करती है। एमएमआर और जो आईपीवी वैक्सीन है, ठीक है, एटीनेटेड जो वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है, जो आईपीवी वैक्सीन है वो क्या कंटेन करती है बेटा, एंटीबायोटिक कंटेन करती है। उसके अंदर एंटीबायोटिक पाई जाती है। ठीक है, क्यों, प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ, कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो वैक्सीन के अंदर, अगर उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, क्या देखने को मिलती है, एंटीबायोटिक नियोमाइसिन देखने को, क्या देखने को मिलती है इसके अंदर, एंटीबायोटिक नियोमाइसिन देखने को मिलती है। ठीक है, तो जब भी आप ये वैक्सीन दो, बिफोर गिवन, जब भी आप वैक्सीन दो तो उससे पहले आपको क्या करना है, नियोमाइसिन का एलर्जी टेस्ट करना। क्या करना है बेटा जी, नियोमाइसिन एलर्जी टेस्ट करना है आपको। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, नियोमाइसिन की एलर्जी टेस्ट करेंगे। ठीक है, जब भी देंगे। इसके बाद बात करूं बेटा थियोमार्सल। ठीक है, थियोमार्सल क्या बेटा, प्रिजर्वेंट है, प्रिजर्वेंट है किसका बेटा, प्रिजर्वेंट है किसका, डीपीटी वैक्सीन का। थियोमार्सल किसका प्रिजर्वेंट है, डीपीटी वैक्सीन का क्या है, प्रिजर्वेंट है। ठीक है, इसके बाद बात करें केनामाइसिन, केनामाइसिन ये भी यूज लिया जाता है मीजल्स के लिए, मीजल्स के प्रिजर्वेंट के रूप में लिया जाता है यूज, क्या, केनामाइसिन। इसके बाद बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये स्टेबलाइजर के रूप में, स्टेबलाइज करने के लिए कौन सी वैक्सीन को बेटा, ओपीवी वैक्सीन को स्टेबलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर स्टेबलाइज ओपीवी वैक्सीन। इसको स्टेबलाइज करने के लिए यूज लिया जाता है, ओपीवी वैक्सीन को स्टेबलाइज करने के लिए यूज लिया जाता है कौन बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें कि लाइव वैक्सीन अपन को कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताई थी किसके अंदर, प्रेग्नेंट और एचआईवी में, ये पॉइंट मैं बता चुका हूं। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे विटामिन ए की डोसेज के बारे में। विटामिन ए के बाद बात करें तो अगर कोई क्या है बेटा, कलर ब्लाइंडनेस वाला क्लाइंट है, कलर ब्लाइंडनेस वाला क्लाइंट है,
उसके लिए क्या डोज दी जाएगी, उसके लिए क्या क्या डोज होगी। बच्चे की बात करें तो ठीक है 0 से 5 मंथ, ठीक है, उसके अंदर क्या डोज दी जाएगी 0 से 5 मंथ के अंदर। बात करें 6 to 11 मंथ के अंदर, और मोर देन 12 मंथ का क्या दिया जाएगा, डोज कितनी दी जाएगी। तो 0 से 5 मंथ के लिए दिया जाएगा 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। कितना दिया जाएगा, 15,000 यूनिट दिया जाएगा 0 से 5 मंथ के लिए, ठीक है। 6 मंथ से लिए ब्लाइंड कलर ब्लाइंडनेस के लिए बेटा विटामिन ए की डोजेज है किसके लिए, कलर ब्लाइंडनेस के लिए। 0 से 5 मंथ के लिए 5,000 आएगी, ठीक है। इसके बाद बात करें 6 to 11 मंथ के लिए 1 लाख यूनिट, कितनी दी जाएगी बेटा, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाएगी। 0 से 6 to 11 मंथ। 12 मंथ से ऊपर कोई भी हो उसको दी जाएगी बेटा 2 लाख यूनिट, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट क्या दी जाएगी, विटामिन ए की डोजेज दी जाएगी, ठीक है। अगर बात करी जाए रिकमेंडेड डोज की, बात करें आफ्टर बर्थ बच्चे के लिए क्या क्या डोजेज होगी विटामिन ए की, और बात कर ले। ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए था, ये सारे कलर ब्लाइंडनेस वाली स्थिति में, बीमारी वाली स्थिति में थी। बिना बीमारी के नॉर्मल विटामिन ए की डोजेज की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। किसके लिए, विटामिन ए के लिए पूछा जाता है। देखो बेटा 0 से 5 मंथ इसकी बात कर रहे हैं, विटामिन ए की डोजेज की बात करें 0 to 5 मंथ के लिए, मैं बात करूं 0 to 5 मंथ के लिए कितनी डोज होगी। तो 0 to 5 मंथ के लिए हम नॉट रिकमेंडेड है, WHO के अकॉर्डिंग कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है 0 से 5 मंथ के बच्चे के लिए, नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। क्या होगी बेटा, नॉट रिकमेंडेड है 0 to 5 मंथ के लिए, ठीक है। अब बात करें 6 to 11 मंथ के लिए, सर बच्चा कितना है 6 to 11 मंथ का है, तो कितना देना है, अपनी फर्स्ट डोज देनी होती है अपने को, तो वो कितनी देंगे अपन बेटा, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट अपने को डोज देनी। इसके बाद बात करी जाए 12 से लेके 59 मंथ तक, ठीक है, 5 साल वाली बात आ गई, तो इस कंडीशन में दिया जाता है बेटा 2 लाख यूनिट इंटरनेशनल यूनिट दिया जाएगा। ये बात कर रहे हैं नॉर्मल विटामिन ए की वैक्सीन की डोजेज, वैक्सीन है ठीक है, या जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, वैक्सीन तो नहीं है, विटामिन है जो क्या करेगा, डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करेगा। क्या है, वैक्सीन नहीं है बेटा, सॉरी वो गलती से हो गया, पर ये क्या है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए पूछा जाए कि प्रेग्नेंट वुमेन में विटामिन ए का डोज कितना देना चाहिए, ठीक है, तो देंगे बेटा अप टू 10,000 इंटरनेशनल यूनिट। कब तक कहाँ तक दे सकते हैं, अप टू 10,000 इंटरनेशनल यूनिट। और कहाँ तक दे सकते हैं, मिनिमम 12 वीक प्रेगनेंसी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए बेटा, 12 वीक प्रेगनेंसी होनी चाहिए इस डोज को देने के लिए। कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 12 वीक प्रेगनेंसी देखने को मिलनी चाहिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं अपन आईपीवी वैक्सीन के बारे में, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे अपन आईपीवी के बारे में, या पोलियो वैक्सीन के बारे में। पोलियो वैक्सीन के बारे में पूछा जाए तो बात करो तो 2 प्रकार की थी, आईपीवी और ओपीवी, ठीक है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन थी, और ओपीवी थी बेटा। ओपीवी 2 प्रकार की होती है, ओपीवी 2 थी, सार्क और सोविन, ठीक है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। चलिए बात करते हैं कि आईपीवी क्या है। आईपीवी बेटा इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन है। डोज कितनी होती है, 0.5 ml, डोज कितनी होती है इसकी, 0.5 ml होती है। दी कहाँ जाती है सर, आईएम दी जाती है, ठीक है। एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई में दी जाएगी। कहाँ पे दी जाएगी, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई में दी जाएगी। कहाँ पे दी जाएगी, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई में दी जाएगी। चलिए इसके बाद बात करूंगा, ठीक है। एक एफआईपीवी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एफआईपीवी ये होती है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, ठीक है, या पोलियो वैक्सीन बोल सकते हैं। ये होती है इस आईपीवी की फ्रैक्शनल डोज होती है, 1/5 फ्रैक्शनल डोज होती है, जिसकी 2 डोजेस दी जाती है। कितनी डोज दी जाती है सर, 2 डोज दी जाती है। और इसकी फ्रैक्शनल डोज है किसकी बेटा, आईपीवी की फ्रैक्शनल डोज है 1/5 डोज है किसकी, फुल डोज की, 1/5 ऑफ फुल डोज। ये मैंने लिख दिया, इसकी फुल डोज है 1/5 की, फुल डोज की 1/5 अपन ये देते हैं। तो कितना अमाउंट हो जाएगा इसका, देखा जाए तो 0.1 ml हो जाएगा, सॉरी 0.1 ml अपन इसकी डोज देंगे। कैसे दी जाती है बेटा, इंट्राडर्मल दी जाती है, इंट्राडर्मल दी जाती है अपर आर्म, ठीक है। आगे बात करें कि जो ट्राईवेलेंट ओपीवी होती है, टीओपीवी, जो मोस्ट कॉमन यूज ली जाती है ओपीवी वैक्सीन, ट्राईवेलेंट ओपीवी वैक्सीन क्या होती है बेटा जी, मोस्ट कॉमनली यूज ओपीवी है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओपीवी है, ठीक है। क्या कहा मैंने, जो ट्राईवेलेंट ओपीवी वैक्सीन है वो मोस्ट कॉमनली यूज ली जाती है। अगर बात करी जाए आईपीवी और एफआईपीवी के अंदर से कौन सी बेस्ट है, तो बेस्ट क्या होगी बेटा जी, एफआईपीवी वैक्सीन बेस्ट है, क्योंकि इसकी 2 डोजेस लगती है, 2 डोजेस लगती है, ठीक है। इसकी वजह से अच्छा रिजल्ट देखने को इसका मिलता है। चलिए ये वैक्सीनेशन के बारे में अपन ने बहुत से पॉइंट देखे। आज के इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो भी पॉइंट छूट गए हैं वो सारे मिलेंगे, फिर नए कुछ रेंडमली पॉइंट अपन देखने को मिलेंगे। थैंक यू बेटा, क्लास को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए तैयार हो चुके हैं, आ रहे हैं।